हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस चैप्टर में बात ये करी थी कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर अपना डेरा जमाने का सोचा अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े लेकर आए थे। एक चीज़ तो उनका एक ख्वाब तो मुकम्मल हो गया था कि क्वीन ने किसी और को चार्टर नहीं दिया था कि इंग्लैंड से कोई और ट्रेड करने के लिए बाहर निकल के जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सक्सेसफुली ब्रिटेन की धरती से निकल चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचने के बाद उसको बहुत सारे लोकल रूलर्स एज वेल एज ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ की जो व्यापार करने के लिए जो कंपनियां थी, या हम ऐसा कहें कि ये जो व्यापारी थे ऑलरेडी सब लोग हिंदुस्तान से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते थे। और पहले तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कैसे ना कैसे करके पॉलिटिकल पावर बनेगी, वो सिर्फ इकोनॉमिक पावर तक सीमित रहना चाहती थी। लेकिन उनको समझ में आ गया कि जब तक राइवल्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले तो बंगाल की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू करती है बंगाल में। इसका डिटेल्ड वर्जन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर भी दे रखा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स के लिए। सबसे पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है ना, वो सेटअप होती है हुगली नदी के किनारे इन 1651। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्टैब्लिश होती है इन 1651। अब ये फैक्ट्री क्या फैक्ट्री थी? ये एक्चुअली बेस था, ये एक प्रकार से बेस था। जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे ना, उनको उस टाइम पर फैक्टर्स कहा जाता था, ब्रिटिश फैक्टर्स, यानी कि ब्रिटिश ट्रेडर्स ये ऑपरेट करते थे। ये फैक्ट्री एक प्रकार से इनका वेयर हाउस था। जो सामान आता था जो कि देश से बाहर जाना है एक्सपोर्ट के लिए, इसको इस वेयर हाउसेस गोडाउन में स्टोर करके रखा जाता था। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपने दफ्तर बना रखे थे। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर इसको मान लो और ये मान लो हुगली रिवर मान लो इसको। इस जगह पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी। यहाँ पर इन्होंने एक या उससे भी ज़्यादा आप कह लो कि वेयर हाउसेस बना रखे थे कुछ, जहाँ पर सामान एक्सपोर्ट होता था। अब सामान एक्सपोर्ट कहाँ होता था? इस जगह पर अगर बंगाल में, ये बंगाल है ना, बंगाल में अगर उन्होंने फैक्ट्री अपनी बना रखी है, तो यहाँ पर आप सब जानते हो कि बड़ी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। और ऊपर की साइड बड़े सारे एशियन नेशंस और हैं। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में कुछ कुछ बोट्स होंगी, जिनमें सामान को लादा जाएगा, भरा जाएगा, और फिर ये जो जर्नी है ये चलेगी या तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। सामान पैक होकर, सामान लोड होकर जो होगा वो इस जगह पर इंस्टॉल होगा, यहाँ पर।
ऐसा करके आप काइंड ऑफ डायग्राम बनाकर आ सकते हो। बहुत एक अच्छा एक इम्प्रेसिव फीचर देखने को मिल जाता है आपकी आंसर राइटिंग में। देखो क्रिस्टल क्लियर सब कुछ ये दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि बंगाल और ये हुगली को मैं मेंशन कर दूँ, वेयर हाउस को मेंशन कर दूँ, बताओ ट्रेडिंग इनके ट्रेडिंग एस्पेक्ट को बता रहा है कि नहीं बता रहा है ये चीज़। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? बताओ, कुछ समझना है यहाँ तक? ये इनका समझ में आ गया ना, ये कर क्या रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने बंगाल में क्या करा। ठीक है, जैसे जैसे इनका ट्रेड जो है एक्सपेंड हुआ, कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा ईशा, हाँ ठीक है, आ गया ना समझ में। हाँ, जैसे जैसे इनका ट्रेड एक्सपेंड हुआ, कंपनी ने मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स को परसुएट करा कि तुम ना जहाँ पर हमारी बंगाल में ये जो फैक्ट्री है इसके पास आकर तुम सेटल होना शुरू करो। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को ऐसा परस्यू करने के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का रीज़न क्या था, मकसद क्या था, कि जब वो सेटल ही यहाँ पर हो जाएंगे तो सामान वगैरह का आना जाना जल्दी जल्दी हो सकेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अयोध्या में जब तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट चल रहा था, तब तक वो जगह, वो नगरी खाली पड़ी हुई थी। लेकिन जब से मस्जिद का निर्माण और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तो आप एक बात बताओ, बहुत लोगों को रोज़गार नहीं मिल गया? वहाँ फूलों की दुकान, आप इमेजिन कर सकते हो कि भले ही गए नहीं होगी वैसे, लेकिन इसके बाद जहाँ पर भी एक अगर वो मंदिर खुला और इतना बड़ा मंदिर खुला, इतने सालों के बाद उसका निर्माण होने जा रहा है, तो सरकार ने ठेके पास करे होंगे कि ये ज़मीन पर कोई किराए पर दुकान उठा सकता है और ऐसा कर सकता है, ख़रीद सकता है। तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल जाएगा वहाँ पर आकर, और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि मंदिरों के बाहर जो पूजा की दुकानें लगेंगी, मिठाइयों की दुकानें लगेंगी, मालाओं की दुकानें लगेंगी, और उधर फिर ये भी हम कह सकते हैं कि उधर आसपास और उत्तर प्रदेश में बड़े सारे फिर इसका भी कारोबार बढ़ेगा कि मंदिर के सामानों का और इसका, कि अयोध्या तक बहुत ज़्यादा, अब कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी में तो वहाँ पर जाएगा ही नहीं कोई चीज़, बड़ी क्वांटिटी में ही जाएगा। दरगाह की चादर बाबरी मस्जिद के लिए, या अगरबत्तियाँ, इसकी दुकानें, क्या ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी? तो जहाँ पर जैसा बिजनेस होता है तो सेटलर आसपास वैसे ही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बताओ, इस एग्जांपल से समझ में आया, कुछ रिलेट कर पाए? बताओ, जिस प्रकार का जहाँ पर बिजनेस होता है सेटलर्स वैसे ही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? आप पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हो, आप बहुत सारी ठंडी जगह पर जाते हो, लेह लद्दाख रोहतांग का आप गए मान लो शाइनी, ठीक है, तो आपको कुछ उधर मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैगी पॉइंट ज़रूर मिलेगा कि मैगी ज़रूर मिल जाएगी, है ना? छूटते ही बोली देखो कितनी जल्दी, यस सर, कह रही भूख लग गई सुबह सुबह है। बाय 1696, ठीक है, इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। इन्होंने सोचा कि हम पे आक्रमण ना हो जाए, तो इन्होंने ना अपनी सेटलमेंट के आसपास फोर्टिफिकेशन बनवाना शुरू करा। प्रॉपर तरीके से, ताकि, और मान लो कि ये यहाँ पर है और इनके कहीं पीछे, कहीं ऐसे पीछे जगह पर इनकी सेटलमेंट है, ये इनकी फैक्ट्री है, तो बड़ा सा आसपास फोर्ट बनवा दिया ताकि ये कुल मिलाकर प्रोटेक्टेड रहें, इनका मैन और मटेरियल यानी कि गुड्स ये प्रोटेक्टेड रहे। 2 साल के बाद इन 1698 इन्होंने ना मुग़ल ऑफिशियल्स को रिश्वत देना शुरू करी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि हमें ना ज़मींदारी राइट्स दे दो 3 गांव के ऊपर, 3 गांव के ऊपर हमें ज़मींदारी राइट्स दे दो, हम वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं। एक
कलिकता में, कलिकता गांव था जो बाद में पहले कलकत्ता बनता है और आज कोलकाता। इस गांव का मालिकाना हक इन्होंने मांगा था। अब ये जो कोलकाता, या कोलकाता छोड़ो, पूरे बंगाल की अगर हम लोग बात करें ना, ये बंगाल पे जो आप देख रहे हो धीरे धीरे करके, बहुत आपको इस पैराग्राफ से पता लग रहा होगा, इनकी इस साइकोलॉजी से, ये दीवाने हो रखे हैं बंगाल को प्राप्त करने के पीछे। और वो इसलिए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंगाल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर बहुत फ्लरिश हो सकता है। आप ऐसा डायग्राम बनाकर अपने हिसाब से कोई ना कोई लॉजिक मारकर और ये सारी चीज़ें अगर लेबल कर कर आओगे ना, आप अगर आंसर राइटिंग में शब्द कम यूज़ करो ना और इस प्रकार के डायग्राम अगर आप बनाकर आओ, आपको नंबर तब भी बहुत अच्छे मिलते हैं। यूपीएससी ये कहता है बस आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर जाओ ना, और क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर जाओ कि आप उसको ये सोच कर देखो कि क्या ये डायग्राम सारी की सारी चीज़ें इंसाफ करके बता पा रहा है। अगर कोई और इसको समझने बैठे और सिर्फ इस डायग्राम से कुछ स्टोरी पता लग पा रही है उसको, तो अगर आपका मन बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से पता लग पा रही है, तो यू आर डन, फिर ठीक है, वो चीज़ आपके फ़ायदे में ही काम करेगी। अब क्या हुआ, इन्होंने इस काम के लिए ना, जो ऑफिसर से ब्राइब करना पड़ता था उनको, तो इन्होंने कहा हम ना दिल्ली चलते हैं। एक बार के लिए क्या करते हैं, इनको ये बार बार आते हैं और हमसे बोलते हैं कि इतनी रिश्वत दो, उतनी रिश्वत दो। हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली चल के मुग़ल एम्परर से ही मिल लेते हैं एक बारी। औरंगजेब था उस टाइम पर मुग़ल एम्परर। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो ये, अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि पहली जब इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप करी हुगली नदी के किनारे या कहीं पर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली, तो उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान कौन था, कौन मुग़ल एम्परर था, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है स्टेट पीएससी वगैरह में कि औरंगजेब था उस टाइम पर। या ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी आप नेक्स्ट लाइन में ही पढ़ोगे, कि पहला फरमान किसने जारी करा ब्रिटिशर्स को कि इनको ज़मींदारी राइट मिल जाए बंगाल के 3 गांव में, या बंगाल से ट्रेड करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा राइट मिल जाए। वो अलग बात है, इसको मिक्स मत कर देना। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वो अलग चीज़ है। अभी ये सिर्फ ज़मींदारी हक मांग रहे हैं, वो बैटल ऑफ बक्सर की बात है जो हमने लक्ष्मीकांत में देखा था। मैं क्या बता रहा हूँ उसको फोकस करो। पहली इंग्लिश फैक्ट्री के टाइम पर और ज़मींदारी राइट जब इन्होंने मांगे, उस टाइम पर मुग़ल एम्परर कौन था इंडिया में, वो औरंगजेब था। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ सकता है। यूपीएससी में स्टेटमेंट की फॉर्म में कहीं पर 4-5 स्टेटमेंट होंगी ना, उनमें बीच में ठूस कर रख देंगे वो ये वाली लाइन, कि किसी और का नाम डाल देंगे, शाह आलम टू का या फिर बहादुर शाह जफर टू का। तो बस अगर आपको ये चीज़ याद होगी ना, तो क्या पता कि आप सिर्फ उसको एलिमिनेट करो और राइट आंसर तक पहुँच जाओ। एक मैं बात बता देना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी एग्ज़ाम में अगर 4 या 5 और 7 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर देखो, इनको ज़रूर अच्छे से देखा करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इन पे ज़रूर खेला करो। इनमें सिर्फ एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करा करो कि ये चीज़ बहुत इरेशनल, इलॉजिकल लग रही है। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट देखकर सिट्टी बिट्टी लोगों की गुल हो जाती है, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 97% टाइम्स करेक्ट आंसर हो जाता है विदाउट ज़ीरो लेवल ऑफ नॉलेज। ये हम पढ़ेंगे कैसे, लेकिन जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, जितने बढ़ते जाएं 4 के बाद तो जितनी स्टेटमेंट बढ़ते जाए, तो आप ये मान लो कि अगर ये 5 है ना, तो यहाँ पर एक्यूरेसी 98%, 7 है ना, तो 99% टाइम्स आप इसको कर पाओगे। सिर्फ एक ट्रिक ढूंढने की कोशिश करा करो उसके अंदर। इनको कभी मत छोड़कर एक बारी सोच लिया करो, मतलब वहाँ बैठ के आराम से, कि ये क्या फंसा रहा है। इसमें से सबसे इलॉजिकल वर्ड और सबसे इलॉजिकल जो हमें जो देखने को मिल रहा है जो लाइन, वो क्या है। ठीक है, तो इन्होंने परस्यूट करा मुग़ल एम्परर को, औरंगज़ेब को, कि आप ना फरमान जारी करो,
फरमान क्या होता है? जैसे चार्टर क्वीन ने बनाकर भेजा था ना, वो उधर की क्वीन थी, मोनार्क था, अभी हिंदुस्तान का मोनार्क है, तो ये जारी करेगा एक फरमान, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अंकिता इसको फरमान लिख कर आना है पेपर के अंदर, जैद फतवा लिख कर मत आ जाना इसको, ठीक है, कि फतवा जारी कर रहा है। बहुत ब्लंडर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर आंसर एड में कहीं इसको लिख के औरंगजेब ने ना फतवा जारी करा था उस टाइम पे, ब्लंडर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो आपके शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने परस्यूट करा मुगल एम्परर को, औरंगजेब को, कि आप ना फरमान जारी करो और कंपनी को ग्रांट कर दो कि वो ना व्यापार कर सके ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब ये कि जब इनका सामान बहुत ज़्यादा आता था ना, कोई खबर दे देता था, और मुगल ऑफिशियल्स तो हर जगह फैले हुए थे। अब बंगाल में कितना सामान आ रहा है, कितनी शिप्स आ रही है ना, हर शिप के ऊपर इनको कोई ना कोई करप्शन, मतलब कोई ना कोई रिश्वत इनको देनी पड़ती थी मुगल ऑफिशियल्स को। तो ये तंग आ गए थे। तंग आने की वजह से इन्होंने क्या सोचा, भाई बहुत हो गया यार, नाक में दम कर रखा है ना हरामजादों ने। तो ये ना दिल्ली चले गए, ये दिल्ली चले गए, और दिल्ली जाके कहते हैं, सर आपको भी पता है हमारा जो व्यापार चल रहा है ना, आपके लोगों को ही हमें खिलाने पड़ते हैं। हम तो ये बल्कि ये चाह रहे हैं कि मुग़ल लोगों के ट्रेजरी में ये सारा माल डिपॉजिट हो, जो भी हम इनको रिश्वत देते हैं। और हम देखो आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं, जो हम व्यापार करते हैं उससे वो करके। इन्होंने डायरेक्टली 1 टाइम की ब्राइब ठूस दी औरंगजेब के मुंह में, और उससे फरमान ले लिया। अब क्या हुआ कि जब आपकी कोई बात मान लेते हैं ना, तो इंसान की किसी किसी की आदत होती है कि वो फिर सामने वाले को ना फॉर ग्रांटेड ले लेता है। फिर वो सोचता है कि अब तो मेरी हर बात मतलब मानी जाएगी। एक बंदी मुंह फुलाकर बैठ गई अपने निब्बे से, निब्बे ने बात मान ली उसकी। अब उसने रोज का ड्रामा मचा रखा है कि मैं रूठूंगी, ये निब्बा मनाएगा, और मैं सोचूंगी, अपने आप को ट्रीट करूंगी कि मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ। निब्बे निबियों वाला प्यार। सिमिलरली जब तुम्हें फरमान मिल गया, उसके बाद भी ना निब्बो वाली हरकतें। कंपनी ने बोला, मतलब बार बार ना इन्होंने आवाज़ उठाई और रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें और ज़्यादा कंसेशन चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस तो मिलती चली आ रही थी इनको और दूसरे पावर्स को भी। इस टाइम पर दूसरी पावर्स कोई एलिमिनेट तो नहीं हो गई हैं। औरंगजेब को उनका ख्याल भी तो रखना है कि औरंगजेब को वो भी तो रेवेन्यू पहुंचाए रहे हैं, जो ऑलरेडी जो यहाँ पर पावर्स थी। तुम तो अभी नए आए हो, है कि नहीं? जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग को, तो जो जो पर्सन नया आएगा मैं उस पर ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करूंगा या तुम लोग पे ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करूंगा, बताओ? ये वाली बात है ना। तो जब वो रेवेन्यू अच्छा खासा औरंगजेब को, मुग़ल एम्पायर को, उनकी ट्रेजरी में अच्छा खासा रेवेन्यू भर रहा था, दूसरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग कंट्रीज से थी, या कोई भी जो यहाँ पर ट्रेडर्स थे, लेकिन ये फिर भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने फेवर में करवाने की रिक्वेस्ट करते रहते थे औरंगजेब से, मुग़ल एम्पायर से। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक लाइन है, औरंगजेब का जो ये फरमान था ना, फॉर इंस्टेंस इन्होंने कंपनी को सिर्फ ये बोला था कि तुम्हें मैं अधिकार दे रहा हूँ, इसमें ये चीज़ लिख रहा हूँ कि तुम ना व्यापार कर सकते हो ड्यूटी फ्री, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी तुम्हारे ऊपर। समुद्र से आने वाले माल के ऊपर और समुद्र से जाने वाले माल के ऊपर, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से आने वाला कोई भी, बंगाल में जो तुमने हुगली नदी के किनारे भी फैक्ट्री बनाई है, तुम जो तुम्हारा वेयर हाउस है, तुम कितना भी माल स्टोर करो, कितना भी वो करो, कोई भी ड्यूटी लगने नहीं वाली। अब ये एक बात बताओ, छोटी मोटी कंसेशन है, ये छोटी मोटी कंसेशन है। अगर मैं ये बोल दूँ जैद कि आपको, आप फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कितना भी सामान आना जाना लेकर आ सकते हो एयरपोर्ट से, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो ये बहुत बड़ा कंसेशन नहीं है कि लाइफ टाइम अगर आपको कोई वो दे रहा है। अब ये ना मतलब सर पर हावी होकर बैठ गए उनके। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्राइवेट ट्रेड कैरी करना शुरू कर दिया, अपना खुद का पर्सनल व्यापार, ठीक है, पर्सनल व्यापार। बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ड्यूटी ऑन द साइड, उनको बोला गया
ऐसे ऐसे लोगों को जिनको पकड़ा गया ना। और एक बार बताओ, औरंगजेब कोई पागल तो है नहीं। इतिहास में कोई औरंगजेब क्या वीक रूलर या पागल रूलर है जिसको आराम से पागल बनाया जा सके? बताओ कि कोई प्राइवेट व्यापार करेगा और औरंगजेब तक, कानों तक ये खबर भी नहीं पहुंचेगी। ये वही चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना प्लेटफॉर्म दिया शाइनी, कि आप ना मेरे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा लो। अब एक बात बताओ, जब अगर मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आपको कोई भी इसके लिए कुछ मतलब अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इट इज़ कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री। और उसके बाद आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल की प्रमोशन करने लग जाओ और अपना कुछ प्राइवेट स्टार्ट कर लो। हमारी इसके ऊपर तो बात नहीं हुई थी। तो ये बोला गया कि अब जब अगर आप कुछ प्राइवेट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फिर मैंने आपको बोला कि यार इसके तो पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आप कुछ अपनी प्राइवेट चीज़ लॉन्च कर रहे हो तो। और ये ना ये ना मना कर देते थे कि हम पे नहीं करेंगे ड्यूटी, जो प्राइवेट वो कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड जो कर रहे थे। औरंगजेब तक, कानों तक खबर पहुंची। उन्होंने औरंगजेब ने मुगल ऑफिशियल्स को बोला, जाओ गर्दन पकड़ के लाओ इनकी, इनसे तो वसूलो, इन हरामजादों से तो पैसे वसूल के लाओ। कि जब जाते थे तो वो मना कर देते थे। मना क्यों कर देते थे? याद करो इनकी प्रोवोकिंग आइडियोलॉजी जो मैं आपको चैप्टर 1 से समझा रहा हूँ, याद है? वॉर ट्रीटी वॉर, एक बारी दुश्मन को नापना ये ज़रूर करते थे। उसके बाद जब इनकी हवा टाइट होती थी ना, तो कहते थे, ये जो ट्रीटी वाला फेज है ना, इसमें पता है क्या कहते थे ये? सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई हमसे। एक बार लेकिन कुल्हाड़ी से पेड़ पर मार दिया तो एक बारी उसका उसके ऊपर वार करके उसको जख्मी तो कर ही दिया ना। और फिर उससे ये पता लग जाता था इनको कि हम जीतने के केपेबल हैं कि नहीं है। अब हुआ क्या, मुगल एम्परर औरंगजेब दिल्ली में बैठता था। ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात। मुगल एम्परर औरंगजेब दिल्ली में बैठता था, राइट? बिल्कुल ठीक है। उसने अलग अलग जगह पर गवर्नर्स बनवा रखे थे, अपॉइंट कर रखे थे, जिनको नवाब बोला जाता था। ऐसी बंगाल का एक नवाब था, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो था, उसने जब इसके, अब मुगल जो ऑफिशियल्स हैं इसके अंडर भी तो काम करते होंगे, ये भी तो मुगल एम्पायर का पार्ट है अगर ये बंगाल का नवाब है तो। औरंगजेब की छत्र छाया में ही तो काम कर रहा है। बताओ शाइनी, हाँ कि ना अंकिता? उसी की तो छत्र छाया में काम कर रहा है ना? तो अब क्या हुआ कि जो ये मुर्शिद कुली खान है ना, ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान को ना खुंदक ये आई कि इसने बोला औरंगजेब से, भाई साहब ये क्या बगलोली है, कितना सारा रेवेन्यू मेरा मारा जा रहा है और मैं बंगाल की डेवलपमेंट में इतना सारा खर्चा करता था। चलो उसने औरंगजेब को ये बोला, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुर्शिद कुली खान की भी हवा इसलिए भी टाइट थी कि अभी तक जो जेबें भर रही थी ड्यूटी से, जो ड्यूटी के जो ड्यूटी के तौर पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर जो टैक्स मिल जाता था, उससे खर्चा चलाता था पूरे बंगाल का। अब नवाब के पास पैसे की किल्लत पड़ने लग गई जब तुमने ट्रेड आस्पेक्ट को ही ड्यूटी फ्री कर दिया, तो करे क्या? अब जब भी ये अपने बंदों को भेजता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो जवान लड़ाते थे। अबे जाना अपने बाप से बात कर करा, उसने हमें ड्यूटी फ्री वो दिया है। तो उसने बोला मैं दिल्ली आके कंप्लेंट करूँगा तुम्हारी। उसने कहा हाँ जा, अपने बाप के पास जाकर जा, और ये देख फरमान देख, रॉयल फरमान है ये, और इसको तेरा नाम मानना होगा, मतलब सुल्तान की नाराज़गी, सुल्तान हिंद की नाराज़गी, जो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुर्शिद कुली खान को ना अंदर से अब ना थोड़ा सा इसका ईगो हर्ट हो गया था, इस बात पे इसका ईगो हर्ट हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सिर्फ बंगाल ही नहीं, आगे चलकर जो पूरा का पूरा, अगर हम बात करें, आपको पता है ना ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इसको मार्क करूँ, एक तो आपका ये जो हो जाएगा, ये आपका मद्रास, मुंबई एंड बंगाल, ऐसे मैं इसको बना सकता हूँ आराम से। और यही आप ऐसे करके
पेपर में इनको यूज़ कर कर आया करो कि ये इनके 3 इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चोक पॉइंट्स, वैसे ये 3 इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स थे ये ऐसे करके। तो एग्ज़ाम के अंदर क्या करना कि ये ना, एक ये और एक ये, इन 2 कलर के पेन अपने पास ज़रूर रखना। बाकी आपको कलरफुल और कुछ चीज़ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ना टाइम नहीं होगा और आपको वहाँ कोई शादी का कार्ड नहीं बनाना है, और अगर आप ज़्यादा सजाने बैठ गए तो बाकी क्वेश्चन मारे जाएंगे। ये ब्लू और ब्लैक कलर का पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ बनानी है, लेबलिंग करनी है, तो वो थोड़ा सा 2 कलर के वेरिएशन से थोड़ा सा आपका डायग्राम ठीक दिखे। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई लोग ना गलती करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आज मैं एक चीज़ की चिट्ठे खोल कर रख देता हूँ आपके सामने। जब भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो होता है आता है, और उसमें अगर डायग्राम का स्कोप है, डायग्राम का अगर उसके अंदर स्कोप है, तो आप एक बात याद रखना कि डायग्राम हमेशा, चाहे इंडिया का मैप हो चाहे कैसा भी डायग्राम, वो हमेशा पेंसिल से बनाए जाते हैं। स्कूल में याद है हमारी टीचरें मिड टर्म में और फाइनल टर्म्स में नंबर काटती थी हमारे के डायग्राम पेंसिल से क्यों नहीं बनाया, पेन से कोई डायग्राम थोड़ी ना बनता है। ये चीज़ यूपीएससी में बरकरार है आज भी, ये याद रखना। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनते हैं। और उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है, एक तो ये रूल है, दूसरी चीज़ क्या है यार, इंडिया बनाने में गलती हो गई अगर मुझसे, अब आप सोचो आपका आंसर कितना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब आप ये काटते हुए अच्छे लगोगे पेन से ऐसे पेपर के अंदर, बताओ। ये दूर से ही हाईलाइट नहीं होगा कि अगर ना भी दिखाना चाह रहे हो तब भी नहीं दिखेगा ये चीज़, बताओ। तो ये अपनी सेफ साइड रखना कि फटाफट चलो कुछ भी ना हो, पेंसिल को कम से कम, अगर ये है आपसे कोई गलती हो गई, छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, ये अगर गलती हो गई, यहाँ पे आपने ये कुछ आप लिख रहे थे पेंसिल से और आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई ऐसी ही पेंसिल यूज़ करो जिसके पीछे इरेज़र हो, और इसके पीछे फटाफट से फिर यहाँ से करके यहाँ से इसको ऐसे मिटा लो। मैंने वो इसलिए इसको स्विच कर दिया ये दिखाने के लिए कि पेंसिल को फटाफट मोड़ के आप इरेज कर लो उसको। ये छोटी छोटी ट्रिक है, लेकिन ये आपका टाइम बहुत बचाएंगे और आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाएंगे। लोग यही तो नहीं समझते हैं, नॉलेज सबके पास सबको है। मैं तो किसी की नॉलेज के ऊपर, या मैं ये तो कहता ही नहीं कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबसे बेकार पढ़ा रहा हूँ। मेरा तो ज्ञान ज़ीरो है मान लिया, लेकिन ये ट्रिक्स मीन्स को तो क्लियर करवाएंगी कम से कम। हाँ यार, लेबलिंग वगैरह सारी चीज़ें ना पेंसिल से, क्योंकि ना यार देखो, हमें बचपन से लेकर देखो 6 क्लास से लेकर जब से हमारे हाथ में पेन आता है, तब भी हमें टीचर ये बोलती थी कि डायग्राम जो है वो आपको पेंसिल से ही बनाने हैं। हम बायोलॉजी में जब कोई डायग्राम बनाते थे या किसी भी सब्जेक्ट में बनाते थे, तो बताओ पेंसिल से ही तो बनाते थे और पेंसिल से ही लेबल करते थे हम लोग। शार्पनर पेंसिल तो हमारे पाउच में रहता ही था। ये चीज़ यूपीएससी में बरकरार है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, एक इनका ये मुंबई महाराष्ट्र वाला हिस्सा, अब उस टाइम पर मुंबई तो नहीं, अब उस टाइम पर बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वही आदत हो गई है मुंबई मुंबई बार बार बोलने की। एक मद्रास और ये बेंगलोर। बेंगलोर गाँव याद रखना, अगर छोटे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो ना किसी और चीज़ के, एमपी या किसी एसएससी वगैरह के, या स्टेट कोई भी, तो ये कालीकटा भी याद रखना, ठीक है। बाद में कोलकाता और कलकत्ता, कालीकटा गांव जो है वो मांगा था। इसके अलावा 2 अन्य गांव कौन से थे वो हम बात करेंगे तमिलनाडु की बुक में, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ इस वाले लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले, एक बारी ज़रा ना इन सारी चीज़ों को भूलकर एक चीज़ पर फोकस करो। इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी 1651 में, फरमान मांगा, औरंगजेब से बात करी, ब्राइब खिलाई, मुर्शिद कुली खान से भिड़े, और प्राइवेट ट्रेड। तब तक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो साल था वो 1700 से ज़्यादा निकल चुका होगा आगे। यानी कि 1651 से लेकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1700 से तो आगे हो ही चुका होगा सारा टाइम।
बोल सकता हूँ मैं ऐसा, है ना? अब एक चीज़ याद है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और उसमें याद है प्राइवेट ट्रेड के बारे में एक बात बोली गई थी, इनको साफ तरीके से मना कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। ये इट प्रोहिबिटेड द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ये चीज़ बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने स्टार्ट कर दी थी, इसलिए इस पे पाबंदी लगाना ज़रूरी था। अब आपको समझ में आया कि लक्ष्मीकांत में इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है, बताओ? अब समझ में आया? और ये चीज़ समझ में आई, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करी, कौन सी जगह पर हिंदुस्तान में? बंगाल में। बंगाल, इसका मतलब सबसे इनके लिए प्राइमरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी पूरे हिंदुस्तान में? सबसे पहला नज़रें किसके ऊपर थी इनकी? अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। बंगाल में जो पहला गांव मांगा वो कहाँ का मांगा? कहाँ, कौन से राज्य का मांगा पहला गांव? जमींदारी राइट्स। बंगाल में। पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करी? बंगाल में। ड्यूटी फ्री के लिए फरमान दिल्ली तक गए, किसके लिए गए? बंगाल। इसलिए आप देख रहे हो क्यों गवर्नर ऑफ बंगाल को बाकी गवर्नर से ज़्यादा सुप्रीम दर्जा दिया गया। अब समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की आज मैंने आपको आइडियोलॉजी भी क्लियर कर दी कि ये लक्ष्मीकांत में क्यों दे रखे होते हैं। मतलब ऐसा जैसे ही थी, लक्ष्मीकांत ने अपने मन से नहीं लिख दिया, वो उसके पास स्कोप भी नहीं है कि अपने मन से कुछ लिख दिया, लेकिन ये क्यों दे रखे होते हैं जब हम पढ़ते हैं इसको। इसलिए इस चैप्टर को कभी मैं लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता हूँ, हमेशा चैप्टर 2 से। कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि चैप्टर 1 से पढ़ाने का, वो तब पढ़ाया जाता है जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही हो साइमल्टेनियसली या ख़त्म हो गई हो। ठीक है, तो ये आपको बात आज के बाद समझ में आ गई। क्या इस चैप्टर में, क्या इस लेक्चर में कोई भी डाउट है किसी को? ये लोकल, यहाँ पर एक डायग्राम है कि लोकल बोट्स किस तरीके से जो है वो सामान लेकर आ रही हैं फ्रॉम द शिप्स इन मद्रास, यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही आते आते ना इनकी लड़ाई भी यहाँ पर ऐसे ही शुरू हो जाती थी। फॉर एग्जांपल जैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना, मान लो कि ये जो शिप है ना, ये पोर्चुगीज़ की है, ये फ्रेंच की है, और ये ब्रिटिश की है। अब ये भिड़ जाते थे यहाँ पर, भिड़ ऐसे जाते थे, आपने वो देखा है? सिंपल सा एक नॉर्मल बात कर देता हूँ मैं। गोलमाल देखी है ना आपने? बोट, जो बोट का धंधा करते हैं ये करीना कपूर, अजय देवगन वगैरह, और सामने वो राइवल पार्टीज होती हैं इनके जो, तो उसमें यही तो होता है कि एक दूसरे से कोल्ड वॉर काइंड ऑफ, कि ये जगह हमारी, ये जगह हमारी, इधर हमारी जेट्स की खड़ी होगी, इधर हमारी जेट्स की खड़ी होगी। तो सेम यहाँ पर जब व्यापार करने के लिए सारे के सारे एक साथ हैं तो ये चीज़ तो होनी ही है। तो क्या इस लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है? सारी चीज़ें समझ में आई? बताओ। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।